कार्यक्रम देखने वाले सभी किसान भाइयों को प्यार भरा नमस्कार। किसान भाइयों, ये कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे आम की उन्नत खेती के बारे में। किसान भाइयों, छत्तीसगढ़ के किसान भाई दलहन, तिलहन और अनाज के साथ साथ अनेक प्रकार के साग सब्जियों की खेती के साथ साथ फलों की खेती भी अब सुंदर ढंग से कर रहे हैं और भरपूर पैदावार ले रहे हैं। इन्हीं में से एक फल की खेती है आम की। दोस्तों, आम के गुण, आम का स्वाद के बारे में सभी जानते हैं। सब लोगों में यह बहुत ज़्यादा मशहूर है, बहुत ज़्यादा प्रचलित है और इनका स्वाद और इनके भरपूर गुण के कारण लोग इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और इसीलिए इन्हें फलों का राजा भी कहा गया है। तो किसान भाइयों, इसकी उन्नत खेती करके हम अतिरिक्त लाभ कमा सकते हैं। तो इसके लिए हमें ज़रूरी है कि सुंदर ढंग से इसकी खेती करना। इसके लिए हम आधुनिक और वैज्ञानिक विधि से अगर इसकी खेती करें तो निश्चित रूप में भरपूर पैदावार ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, आम की उन्नत खेती हम किस प्रकार से करेंगे, आइए देखते हैं और जानकारी लेते हैं। मीठा आम, रसीला आम, खुशबूदार आम, सभी का पसंदीदा और चहेता आम, फलों का राजा आम। यदि इस आम का उत्पादक भी राजा की तरह से नहीं रहा तो कहीं कोई चूक हो रही है। आम उत्पादक हमारे देश के किसान भाइयों को हो सकने वाली इन सभी भूलों और चूकों से यथासंभव बचा रखने की कोशिश में, समृद्धि का एक नया द्वार खोलने की कोशिश में आइए मिलते हैं छत्तीसगढ़ के बिलासपुर ज़िले के एक सफल आम उत्पादक किसान बजरंग केडिया जी से। आम की फसल लेना किसान के लिए फ़ायदेमंद है, ताकि ये जो बिलासपुर क्षेत्र है या पूरा छत्तीसगढ़ क्षेत्र, जो आम के लिए उपयुक्त जलवायु है, यहाँ बरसात पर्याप्त होती है, यहाँ की ज़मीन भी अच्छी है और उसमें आम की फसल अच्छे से ली जा सकती है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में मलिहाबाद और बनारस में ली जा सकती है, जिस तरह से कर्नाटक के रत्नागिरी में ली जा सकती है, बेंगलोर में ली जा सकती है, तो बिलासपुर में भी ली जा सकती है। हमारे देश का हर भाग आम के उत्पादन के लिए उपयुक्त है, तो फिर क्यों कोई राज्य विशेष आम के उत्पादन के लिए जाना जाता है? सवाल सिर्फ जागरूकता और पहल करने की है। आम का उत्पादन किसानों के लिए अतिरिक्त आय का एक बहुत ही बेहतरीन और स्थायी स्रोत बन सकता है। आम एक ऐसा फल है जिसे चाहे जितना उत्पादित कर लीजिए, उसकी मांग इतनी है कि वो बनी ही रहती है। उसके विपणन में कभी कोई समस्या नहीं आती। आज भारत में उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, छत्तीसगढ़, इन सभी राज्यों में तो आम की अच्छी पैदावार ली जा रही है। बजरंग केडिया जी का कहना ये है कि शेष राज्य भी चाहें तो आम की भरपूर पैदावार ली जा सकती है। पूरी दुनिया में हिंदुस्तान के आम की मांग है, खासकर अरेबियन कंट्रीज़ में, ईरान, इराक, कुवैत, मिस्र, इन जगहों में तो है ही, और अब यूरोपियन कंट्रीज़ में भी, यूरोपियन देशों में भी इसकी मांग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। एक संस्था है भारत सरकार की, एपीडा, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, कृषि उपज निर्यात विकास निगम, निर्यात विकास प्राधिकरण, उसके द्वारा आम का निर्यात किया जाता है। वही संस्था, प्राधिकरण ही प्याज भी बाहर भेजता है, शक्कर भी बाहर भेजता है और जो कृषि उपज होती है उसको बाहर भेजता है। और इसके चांसेस बहुत अच्छे हैं। इसके दाम कभी भी बहुत ज़्यादा नहीं गिरते, ज़्यादा फसल हो गई तो थोड़ा ही गिरते हैं। सब मिला करके इसकी आर्थिकी एकदम सही है और उससे आम लगाने वाले किसान को कभी भी नुकसान नहीं होता। बिलासपुर के जाने माने आम उत्पादक किसान बजरंग केडिया जी आम उत्पादन के लिए प्रेरणा और मार्गदर्शन का श्रेय भारत के प्रसिद्ध मैंगो एक्सपर्ट डॉक्टर रामलाल कश्यप जी को देते हैं। डॉक्टर रामलाल कश्यप जी के अनुसार किसानों के पास खेती भी होना चाहिए और बाड़ी भी। खेती जीवन यापन के लिए और बाड़ी अतिरिक्त आय से समृद्ध जीवन जीने के लिए। डॉक्टर रामलाल कश्यप जी के ही प्रेरणा से देश के कुछ और राज्यों में जैसे मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब, जहां आम की पैदावार कम ली जाती थी, आज अच्छी पैदावार ली जा रही है। डॉक्टर कश्यप का कहना था कि खेती के साथ बाड़ी होनी चाहिए। पहले लोग बोलते थे खेती बाड़ी करते हैं, पर अब खेती करते हैं, बाड़ी नहीं लगाते हैं।
बाड़ी लगाना जबकि बहुत ज़रूरी है और उससे किसान को अतिरिक्त आय 12 महीना हो सकती है। एक आम का पौधा यदि 100 किलो आम देता है तो तकरीबन 4,000 रुपये उसकी आमदनी होती है और यदि 10 पेड़ भी लगा लिया तो 30-40 हज़ार रुपये अपने बाड़ी में लगा लिया, अपने कोला में लगा लिया, अपने ब्यारा में लगा लिया, अपने खेत के किनारे किनारे लगा लिया तो उसको 30-40 हज़ार रुपये या 50 हज़ार रुपये जितना फल लगा, जितना आम लगाएगा, अतिरिक्त आमदनी होने में उसको कोई तकलीफ नहीं होगी। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर ज़िले में समृद्ध और विकसित मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट भी है, जो राज्य के किसानों को आम की आधुनिक खेती की तकनीक से भी अवगत कराता है। नए शोधों और रिसर्च के अनुसार आम का पौधा अपने चौथे साल में ही फल देना शुरू कर देता है और ये फलन साल दर साल निरंतर बढ़ता भी रहता है। आम के एक पौधे की आयु 50 से 55 साल की होती है। कहा जा सकता है कि आम का एक पौधा एक किसान का साथ पीढ़ी दर पीढ़ी दे सकता है, पीढ़ी दर पीढ़ी उसे लाभान्वित कर सकता है। आम के बगीचे की अगर मतलब किसान भाई चाहते हैं कि आम से अधिक लाभ प्राप्त करें तो बहुत सारे किसान भाई नए बगीचे को लगाने के सदैव इच्छुक रहते हैं। तो यह सर्वथा उपयुक्त समय है कि आप खेत की तैयारी करें। खेत की तैयारी के साथ साथ आप उसमें गड्ढे की तैयारी कर सकते हैं। सर्वप्रथम आप जिस भी खेत का आपने मतलब चयन किया है उसमें देख लीजिए बहुत ज़्यादा जल भराव की स्थिति बरसात में नहीं आनी चाहिए और उसके साथ साथ आप देखें कि वो ज़मीन भी समतल होनी चाहिए और अगर समतल नहीं है तो उसको ज़मीन को समतल कर लें और उसके बाद अपने आम के बगीचे में गड्ढे की तैयारी चालू कर दें। जैसे आम के बगीचे को परंपरागत रूप से आप लगाना चाहते हैं तो 10 बाई 10 मीटर की दूरी एक पौधे से पौधे और कतार से कतार के बीच की आवश्यकता होती है। तो किसान भाई विशेष रूप से याद मतलब ध्यान दें कि यह कतार से और पौधे से पौधे की दूरी कम से कम 10 मीटर हो और उसके उसी दूरी पे पहले चूने से और खुटी और टेप और रस्सी की मदद से पहले उस खेत में अच्छे से लेआउट कर लें और देख लें सभी लाइन सीधी है और सब पौधे एक दूसरे से बिल्कुल सीधे लगे हुए हों, जिससे विभिन्न कर्षण क्रियाओं करने में और कीट और रोग व्याधि के प्रबंधन में भी बहुत ही समस्या का समाधान हो जाता है। इसके साथ साथ किसान भाई विशेष रूप से ध्यान रखें कि मतलब गड्ढे के आकार का भी ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी होता है। जैसे आप 1 बाई 1 मीटर मतलब 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर लंबा और 1 मीटर गहरा गड्ढा आम के बगीचे की स्थापना के लिए खोद लें और इसमें विशेष रूप से या तकनीकी रूप से ये ध्यान रखें जैसे ऊपरी 50 सेंटीमीटर जो मिट्टी रहती है उसको एक अलग ढेर बनाएं और जो नीचे की 50 सेंटीमीटर की मिट्टी निकलती है उसका एक अलग ढेर बनाएं। और जब गड्ढा भरेंगे तो उसमें अच्छे से 20-25 किलो गोबर खाद और 1 से 1.5 किलो नीम की खली मिला लें और जो मिट्टी आपने पहले निकाली है मतलब जो मिट्टी ऊपर निकली है उसको अच्छे से गोबर खाद और नीम की खली से मिश्रित करके उस मिट्टी को नीचे भर दें और उसके बाद जो मिट्टी बाद में निकली है उसको भी गोबर खाद और नीम की खली से मिश्रित करके ऊपर भर दें और जो मतलब गड्ढा भरते समय उसको कम से कम ज़मीन से 1 से 1.5 फुट तक भर के छोड़ दें और ये काम आप गर्मी में बहुत अच्छे से कर सकते हैं, जिससे आपके गड्ढे तैयार हो जाएंगे और जैसे ही वर्षा ऋतु का प्रारंभ होगा आप उन्नतिशील किस्मों के ग्राफ्टेड पौधे खरीद कर या उसकी व्यवस्था करके आप उसको आराम से वहाँ पर लगा सकते हैं। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी।
आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। जी किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-1801-1551 पर संपर्क करें। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। बिलासपुर के आम उत्पादक केडिया जी का कहना ये भी है और यही उनका तजुर्बा भी है कि आम के वृक्ष को बहुत आसानी से लगाया जा सकता है। बस ज़रा सी सावधानी की दरकार होती है। पौधे को उचित सुरक्षा दें और सिंचाई के लिए आधुनिक तकनीक ड्रिप इरिगेशन का उपयोग करें। आम का पौधा एक बार संभलने के लिए आपका सहारा चाहता है, उसके बाद आपको पूरी जिंदगी आर्थिक रूप से संभाल लेने के लिए तैयार हो जाता है। आम की चर्चा छिड़ते ही बजरंग केडिया जी उत्साह से भर उठते हैं। उनके अनुसार आम किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। वे कहते हैं कि आम हर तरह की ज़मीन में लगाई जा सकती है। बंजर से बंजर भूमि भी आम के लिए उपजाऊ है। छत्तीसगढ़ राज्य की इंच इंच ज़मीन आम के लिए मुफीद है। छत्तीसगढ़ राज्य की इस परंपरा से भी वे बहुत खुश हैं कि यहाँ हर गांव के हर तालाब के चारों ओर पारंपरिक तौर पर ही आम के पेड़ लगा दिए जाते हैं। आम की महत्ता पर बेहतरीन तरीके से प्रकाश डालते हुए वे बताते हैं कि छत्तीसगढ़ के शिवरी नारायण का पूरा मेला अमरैया में लगता है। राजमार्गों में इसका चलन है कि दोनों तरफ आम के वृक्ष लगाए जाएं। इस बगीचे में 1450 पेड़ आम के हैं और इसमें 34.5-35 एकड़ में आम के सिवाय कोई दूसरा पौधा नहीं है। यहाँ सभी किस्म के आम हैं और
यहाँ के जो पौधे हैं वो पेंड्रा रोड के पास में जो लालपुर बगीचा है उद्यानिकी विभाग का, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का, वहाँ से लाए हुए हैं। वहाँ के पौधे गारंटेड होते हैं और अच्छी तरीके से उगते हैं और बढ़ते हैं और समय पर फलते भी हैं और पौधे भी सही होते हैं। मैंने आज से करीब 19 साल पहले आम के 800 पौधे लाए थे और धीरे धीरे करके 100 पेड़ हर साल लगाते हुए आज करीब करीब 1400 पेड़ मेरे यहाँ हैं। ये आम का पौधा बहुत फ़ायदेमंद है और बढ़िया बात तो ये है कि आम का फसल जैसा भी हो, जितना भी हो, जितना भी ज़्यादा हो वो बिक जाता है। जिस तरह से केला जितना भी हो बिक जाता है, उसी तरह से आम में भी वो सद्गुण है कि वो हमेशा आम आदमियों के लिए बहुत पसंदीदा फल है। केडिया जी ये भी बताते हैं कि महाकवि कालिदास के मेघदूतम से इस बात का पता चलता है कि अमरकंटक का प्राचीन नाम आम्रकूट था। यहाँ आज भी आम के लाखों पेड़ लगे हुए हैं। आम का समूचा वृक्ष भारत की परंपराओं और धार्मिक मान्यताओं में भी रचा बसा है। धार्मिकता के पीछे की वैज्ञानिकता भी इस बात का समर्थन करती है कि आम की लकड़ी वातावरण को शुद्धता प्रदान करती है। यही वजह है कि हवन कुंड में जलाई जाने वाली लकड़ी आम की ही होती है। आम की पत्तियां तोरण बनकर वातावरण को पवित्र करती है। आम के वृक्ष में कभी भी पतझड़ नहीं आता और जीवन में सदा हरियाली की कामना से कलश में आम के पत्तों का ही उपयोग किया जाता है। आम के वृक्ष बरसात के बादल को भी आकर्षित करने का काम बेहतरीन तरीके से करते हैं। न जाने और भी कितनी वजह हैं कि पूरे विश्व में हम भारतीय ही आम के बहुत नज़दीक हैं और आम हमारे देश की जलवायु में आम के पौधे को पनपने, बढ़ने और फलने में कोई देरी नहीं लगती। बस आम के वृक्ष लगाने का विचार किसान के दिमाग में पनपना चाहिए। केडिया जी लगभग 1400 तंदुरुस्त फलदार आम के वृक्ष के मालिक हैं और प्रतिवर्ष लगभग 120 टन आम यानी 1200 क्विंटल आम का उत्पादन लेते हैं। इनमें से कई आम के ऐसे वृक्ष भी हैं जिनमें 3.5 से 4 क्विंटल तक आम प्रतिवर्ष लगते हैं। इनके पास 750 वृक्ष दशहरी आम के हैं, 550 वृक्ष लंगड़ा आम के और 80 वृक्ष अल्फांसो या हाफूज आम के हैं। इसके अलावा बॉम्बे ग्रीन, मल्लिका और आम्रपाली आम भी यहाँ भरपूर है। सोचा ये जाता था कि बॉम्बे में जो आम एक्सपोर्ट होता है अल्फांसो, वो बेंगलोर या रत्नागिरी के आसपास के क्षेत्र में ही होता है, जबकि यहाँ 40 साल पुराना पौधा है लालपुर नर्सरी में और वहाँ के लगाए हुए शूट किए हुए ड्राफ्टिंग किए हुए पौधे हम यहाँ लगाए हैं। हमारे पास करीब 83 पेड़ अल्फांसो के हैं और उसमें बहुत अच्छी फसल होती है। एपीडा यानी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कृषि उपज निर्यात विकास निगम, इसके द्वारा आमों का निर्यात बहुत बड़े पैमाने पर किया जाता है। फिर भी मांग है कि बनी हुई है। अल्फांसो आम की सबसे ज़्यादा मांग होती है। उसके बाद लखनऊ का नवाब ग्रांड के सारे आम की डिमांड है। इसके अलावा तोतापरी आम जो सबसे सस्ता भी होता है और सारे आम से बनने वाले व्यापारिक उत्पाद में उपयोग में लाया जाता है, उसकी मांग है। तोतापरी आम की भंडारण क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए निर्यात करने में बहुत ही सुविधाजनक भी है। लगभग 1.5 से 2 महीने तक इस आम को सुरक्षित रखा जा सकता है। अभी मतलब गर्मी का मौसम है और आप देख रहे हैं कि तापमान दिनों दिन बढ़ते जा रहा है, तो आपने 2-3 तरह के पौधे आम के विभिन्न अवस्थाओं में होंगे जो इस साल कुछ पौधे अपन लगाने की तैयारी भी के बारे में चर्चा कर चुके हैं और कुछ पौधे अगर जो हमने पिछले साल लगाए होंगे उनका इस गर्मी के मौसम में बहुत विशेष रूप से ध्यान देना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आप देखेंगे कि उनकी पहली गर्मी है और उनको पहली बात तो आपको नियमित रूप से उसमें थाला बना के जल प्रबंधन नियमित रूप से करें और देख लें कि वो पौधा सूख ना पाए
और उसके अलावा जो बहुत तेज़ गर्मी और लू चल रही है, इसके लिए पौधे को बांस की या पैरे की या हरे शेड नेट की अपन चटाई जैसी बना लें और एक छोटा सा तंबू जैसा बना के उस पौधे की सुरक्षा करें। क्योंकि जैसे बहुत तेज़ और ये सूखी हवाएं आती तो पौधे में वाष्पोत्सर्जन बहुत तेज़ी से रहता है और छोटे पौधे का जो जड़ तंत्र है इतना अच्छे से विकसित नहीं होता, तो पौधे की मरने की संभावना सदैव बनी रहती है। तो ये पानी देने के साथ साथ उसको छोटा सा टेंट या मचान बना के उस पौधे की भी सुरक्षा करना आवश्यक है। क्योंकि आप देखेंगे कि अधिकतर गर्म लू हवाएं दक्षिण पश्चिम दिशाओं से आती है, तो उसको एक दक्षिण पश्चिम दिशा में चटाई के से या पैरे से या शेड नेट से आप एक छोटा सा तंबू बना के उस पौधे की सुरक्षा करें और साथ साथ उसको नियमित रूप से पानी दें। ये तो नए लगाए पौधे की बात हो गई। और आप देख रहे हैं कि पूर्ण रूप से विकसित आम के पौधे भी विभिन्न बगीचों में उपलब्ध हैं, तो उसमें भी आप विशेष रूप से ध्यान रखें कि सिंचाई नियमित अंतराल से करें। अगर जैसे आप 7 दिन में सिंचाई कर रहे हैं तो नियमित रूप से 7 दिन से सिंचाई करें, या अगर आप टपक सिंचाई पद्धति से सिंचाई कर रहे हैं तो आप भूमि से वाष्पोत्सर्जन कितने मिलीमीटर हो रहा है उसी हिसाब से प्रति दिवस प्रति लीटर के हिसाब से पानी की उसकी जल मांग की पूरी करें। पहल आम के वृक्षों में पोषण प्रबंधन के तौर पर यूरिया और पोटाश देने वाले केडिया जी अब सिर्फ और सिर्फ वर्मी कल्चर से अपने वृक्षों को पोषित कर रहे हैं। उनके अनुसार रासायनिक उर्वरकों से जहां तक हो सके अपने वृक्षों को बचाए रखना चाहिए। इससे फसल के साथ ही साथ आर्थिक बचत भी होती है। आम के रोपण और भूमि की तैयारी विज्ञान सम्मत होना चाहिए। इसके लिए कृषि वैज्ञानिकों की सहायता ली जा सकती है। औद्योगिक खेती या वाणिज्यिक खेती आज चलन में है। इस काम के लिए आम का चयन किया जा सकता है, क्योंकि इस खेती में लाभ सुनिश्चित है। लागत भी एक ही बार लगाई जानी है और सालों साल उत्पाद पाया जा सकता है। केडिया जी का मानना है कि प्रकृति बहुत उदार है। वो किसानों को उसकी मेहनत का प्रतिफल तत्काल देना भी चाहती है, लेकिन यदि मेहनत आम के लिए की जाए तो प्रतिफल उस मात्रा में प्राप्त होगा कि पीढ़ियों का आर्थिक स्तर सुधर सकता है। छोटे से छोटे प्रक्षेत्र में भी आम रोपित किया जाता है तो भी किसान लाभ और सिर्फ लाभ की दशा में रहेगा। तो किसान भाइयों, अभी आपने देखा कि आम की उन्नत खेती हमें किस प्रकार से की जानी चाहिए। आपको हमारा यह कार्यक्रम बहुत पसंद आया होगा। आप इस कार्यक्रम का पूरा फ़ायदा उठाएंगे, ऐसी हमें आशा है। और इन्हीं आशाओं के साथ आज के अंक में बस इतना ही। आने वाले अंक में हम फिर नई विषयों के साथ, नई जानकारियों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।